नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। दून विश्वविद्यालय का पुरस्कार समारोह जिसमें शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 समारोह जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए हैं। और देहरादून से खबर है, जहां दून विश्वविद्यालय का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 के समारोह का आयोजन किया गया है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। तो ये तस्वीरें दून विश्वविद्यालय के पुरस्कार समारोह में शामिल हुए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 समारोह का आयोजन किया गया दून विश्वविद्यालय में, और वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 समारोह के आयोजन के दौरान की ये तस्वीरें जो आप न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से दुनिया को शिक्षा देने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। जो वाणी में मन, वचन और कर्म की साम्यता अगर किसी में देखनी है तो हम वो चीज भगत दर्शन सिंह जी में देख सकते थे। मेरी ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई लैंसडाउन से हुई, कहरी खाल से हुई, और वहीं पर हमको सर्वप्रथम एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक शिक्षक के नाते और उनके जो व्यक्तिक उनका जीवन था, जो उनका सामाजिक जीवन था, जो उनका राष्ट्रीय चरित्र था, उसके बारे में कुछ लोगों से सुनने को मिलता था। और हमें जब ये महसूस हुआ, जब हमें जिम्मेदारी मिली, तो हमको लगा कि ऐसे महापुरुषों की उनकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से इस पुरस्कार का जन्म हुआ, उसकी शुरुआत हुई, और आज पहला मौका है उन चारों हमारे जो जिनको ये पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर सिद्धार्थ तिवारी जी को, प्रोफेसर संजय कुमार जी को, प्रोफेसर MC पांडे जी को और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप पहले पुरस्कार जो मिले हैं शुरुआत के, वो आपको मिले हैं। एक ऐतिहासिक क्षण है ये, और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि चयनकर्ताओं ने जब इन चारों प्रोफेसर्स का चयन किया है और एक ही खाली छोड़ा है, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो आवेदन नहीं आया, तो नहीं, अच्छी बात भी है। मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमको 5 पुरस्कार देने हैं, लेकिन योग्य आदमियों को ही मिलने चाहिए। 3 है तो 3 को ही मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है 2 खाली छोड़ दीजिए। बांटना ही ये सब कोई जरूरी नहीं, और इसलिए कोई आवेदन भी नहीं आया, चलिए ठीक बात है। लेकिन अगर नहीं चयन समिति को योग्य मिलता तो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसे पुरस्कार का सम्मान बढ़ता है, और तब जिनको हम सम्मानित करते हैं उनका भी सम्मान और अधिक बढ़ता है कि चयन ठीक से। और इसलिए मैं चयनकर्ताओं को भी बहुत बधाई और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षा के बारे में वक्ताओं ने सभी ने बताया कि शिक्षक एक समाज का मार्गदर्शन करते हैं, और कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती, किसी राष्ट्र का जीवन ये शिक्षा पर निर्भर करता है, और शिक्षा इस शिक्षक पर निर्भर करती है
मुझे याद है एक हमारे विधायक हैं, आज भी विधायक हैं, तो एक मंदिर में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर जो बाजा बजा रहे थे मंदिर में, हमारे उत्तराखंड में दास बोलते हैं लोगों के लिए, तो उस विधायक ने जो सामान्यतः थोड़ा सा कहूँ कि थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के, तो मैंने देखा वो वहाँ गया, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये सब बड़े बड़ों को किसी के भी चरण स्पर्श करते मैंने देखा नहीं, और इन्होंने चरण स्पर्श किए। तो मेरे मन में बड़ा कुतूहल हुआ। जब हम खैर मंदिर से हम लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यहाँ गांव के हैं, आपके इतने बुजुर्ग भी हैं, सब हैं, लेकिन आपने केवल उनके चरण छुए, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा इन्होंने मुझे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया है और बड़े आदर्श शिक्षक हैं, उनको भूल नहीं सकता, इसलिए उनके चरण स्पर्श करता हूँ। जब मैं विधायक बना तो जिन गुरुजी ने मुझे पढ़ाया था, मैं विधायक बन के उनके परिवार में शादी थी, ऋषिकेश की बात है, ज़्यादा दूर नहीं थी, शादी में आए हुए थे। तो मुझे जो परिवार के लोग थे उन्होंने आमंत्रित किया था, मुझे मालूम नहीं कि वो भी आए हुए थे। तो जब मैं शादी में गया और मैंने सहज उनका चरण स्पर्श किया और एक थप्पड़ मारा मेरे उम्र, 42 साल मेरी उम्र हो गई थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से है, जहां साध्वी प्राची का लव जिहाद पर बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बने। साध्वी प्राची का कहना, लव जिहादियों को सरेआम फांसी हो। साध्वी प्राची ने राहुल और प्रियंका पर भी निशाना साधा है। हिंदू फायर ब्रिगेड नेता साध्वी प्राची ने लव जिहाद पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अंदर वैसे तो जिहाद चरम सीमा पर है। लव जिहाद से हमारी बच्चियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अगर लड़की नहीं मानती है तो अंजाम निकिता जैसी बेटी की तरह होता है, इसलिए निकिता जैसी बच्ची दोबारा से ना मरे, जिसके लिए इस पर कड़ा कानून बने और लव जिहादियों को सरेआम फांसी की सजा हो। साध्वी प्राची ने राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन राजनीति चमकाने के लिए हाथरस तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें बल्लभगढ़ नहीं दिखाई दिया। जिहाद इस समय चरम सीमा पर है, लेकिन जो ये लव जिहाद है, लव जिहाद के द्वारा हमारी बच्चियों को पहले बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन किया जाता था, लेकिन अब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और अगर जबरदस्ती लड़की नहीं मानती निकिता जैसी बेटी, तो उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसीलिए हम निकिता जैसी बच्चियां और न मरे, उस पर कड़े से कड़ा कानून बने और जो लव जिहादी है उनको सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा हो। ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल इसमें ठुकाई होनी चाहिए ताकि उन्हें 72 हुरों के दर्शन हो सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी जी यूपी तो चले जाते हैं, लेकिन और अगर जो जहाँ कांग्रेस प्रदेश राज्य है वहाँ अगर ऐसी घटना होती है वहाँ नहीं जाते। देखिए ये बंटी और बबली आईडी नीचे हाथरस पहुँच जाते हैं ड्रग्स लेकर के, लेकिन इनको बल्लभगढ़ क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि इनकी दादी फिरोज खान के साथ में लव जिहाद में फंसी थी और जो निकिता के हत्यारे वे इनके जीजा लगते हैं, इसीलिए अपने जीजा को बचाने के लिए ये बल्लभगढ़ जाने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं बल्लभगढ़। कौन कौन? बंटी और बबली। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी नरेश बंसल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान डाम कोठी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नरेश बंसल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी निशाना साधा और बीजेपी कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की नसीहत दी।
नरेश बंसल ने स्ट्रिंग प्रकरण पर हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसमें हरीश रावत खुद गिरे हुए थे, जिसको वो भी कभी ब्लैकमेलर कहते थे, आज साजिश के तहत वही उनका दोस्त हो गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से धैर्य बरतने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से एक दिन जरूर मेहनत का फल मिलता है। जिसने उनका स्टिंग किया, जिसको वो ब्लैकमेलर कह रहे थे और साजिश के तहत आज वही उनका दोस्त हो गया है, इसलिए वो खुद ही घिरे हुए हैं। अब बिहार का चुनाव है, आप जानते हैं, और बिहार में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आरोप भी लगा रहे होंगे लोग, तो उसका उत्तर भी दे रहे होंगे। आरोप के साथ प्रत्यारोप चलता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए चिंताजनक है, समाज को इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, समाज को जागृत होकर के खड़ा होना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को, आपको उत्साह से, कार्यकर्ता खुद समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा धैर्य रखता है, उतावला नहीं होता कि मुझे कल आया हूँ और आज कुछ मिल जाए। मेरा 50 वर्ष का अनुभव है। कार्यकर्ताओं की पार्टी, पूरे नेतृत्व कार्यकर्ताओं का ध्यान रखता है। जिसने उनका हरिद्वार में साल 2021 में लगने वाला कुंभ महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार एक अलग ही अनुभव मिलेगा। कुंभ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को शहर की एक अनोखी, अद्भुत और खूबसूरत छटा नजर आएगी। कुंभ मेला प्रशासन इस कुंभ महापर्व को ऐतिहासिक के साथ ही दिव्य और भव्य बनाने में जुट गया है। कुंभ क्षेत्र में गंगा किनारे के सभी महत्वपूर्ण भवन, शहर के सार्वजनिक स्थान और चौराहे भारतीय धर्म और संस्कृति में रंगे नजर आएंगे। इसके साथ ही कुंभ मेला भवन से मेले के अधिकारी मेले को नियंत्रित करेंगे। कुंभ को पेंटिंग के माध्यम से भव्य रूप देने में जुटी काजल का कहना है कि जिस पेंट के माध्यम से पेंटिंग की जा रही है, ये काफी अच्छे होते हैं और इसमें पानी का भी कोई असर नहीं होता। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत का कहना है कि कुंभ को सुंदर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। शहर में खूबसूरत पेंटिंग कराई जा रही है। और देखिए, जहाँ तक सौंदर्यकरण की बात है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कुंभ के अंदर चल रहे हैं। इसमें ये जो CCR जो मेला भवन है, इसमें सौंदर्यकरण तो केवल एक पार्ट है इसका, इसमें हम पेंटिंग्स करवा रहे हैं। लेकिन आप पूरे अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो इसमें जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हाईवेज के पिलर्स हैं या घाट हैं, इन सब पे एक तो हम पेंटिंग्स करवा रहे हैं। दूसरा, बहुत ही आकर्षक किस्म की हम लाइटिंग, फाउंटेन्स, LED लाइट्स ये भी करवा रहे हैं। जितने भी चौराहे हैं, इन सब का फेसलिफ्ट हो रहा है, इनका सौंदर्यकरण हो रहा है। मेजर रोड्स में जैसे आपका दुधियाबंद की सड़क है या फिर हमारी संन्यास रोड है, इनको भी हम एक तरीके से इनको रिन्यू तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके आसपास भी म्यूरल्स या फिर हमारे स्क्रैप आर्ट, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की गई हैं और अगले 15-20 दिन में ये सारे के सारे काम शुरू हो जाए। देहरादून से खबर है, जहां प्रशिक्षित BTC DLED का आंदोलन जारी है। शिक्षा विभाग में नौकरी की मांग कर रहे हैं ये युवा। करीब 1 महीने से शिक्षा निदेशालय में धरना जारी है। शिक्षा निदेशालय के परिसर में ही तंबू गाड़कर ये सभी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगभग 1 महीना हो गया है शिक्षा निदेशालय के परिसर में धरना प्रदर्शन करते करते, तंबू गाड़कर वहीं 1 महीने से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है शिक्षा विभाग में नौकरी को लेकर। तो BTC DLED का आंदोलन लगातार जारी है। प्रशिक्षित BTC की मांग है शिक्षा विभाग में नौकरी की। तो नियुक्ति को लेकर ये धरना प्रदर्शन युवाओं की तरफ से करीब 1 महीने से शिक्षा निदेशालय के परिसर में तंबू गाड़कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 दिनों से लगातार हम सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर नियमित तौर पर इस खुली ठंड में लेटे पड़े हैं यहाँ पर, और अभी तक सरकार ने ना तो कोई ऐसा प्रावधान किया जिसके तहत हमारी नियुक्ति हो। डाइट DLED के हम वो प्रशिक्षु जिन्होंने सरकार के कहने पर एक प्रतियोगी परीक्षा पास की। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की तादाद 62,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,883 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। उत्तराखंड में कोरोना से 57,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो इस वक्त कोरोना से 1,023 मरीजों की मौत। देहरादून में कोरोना संक्रमण के 17,250 मरीज
देहरादून में हो चुके हैं मरीजों की संख्या 15,726 और देहरादून में कोरोना के 773 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं अधिक होने के कारण इलाज के लिए मरीज आते हैं। कोरोना नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। त्योहारी सीजन में सावधानी के उपायों को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है और डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सावधानी से ही कोरोना हारेगा। तो देहरादून में प्रतिदिन पॉजिटिव केस का आंकड़ा 100 से नीचे आने लगा है। हमसे बात करने के लिए जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। डीएम साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। एक बहुत उम्मीद के साथ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं, वो और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है किस तरह की तस्वीर आने वाली है? देखिए, जो कोविड को लेकर के सिचुएशन है, सितंबर के महीने में हमारे यहाँ काफ़ी केसेस थे, लेकिन अक्टूबर का महीना थोड़ा रिलीफ वाला रहा है और केसेस ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट हमारे यहाँ देहरादून में सितंबर में आया था उसका लगभग 10 गुना केसेस कम है। लेकिन चूंकि अभी त्यौहार का सीज़न है और त्यौहार के सीज़न की वजह से बहुत लोग बाहर निकलेंगे, तो उसको देख करके हमारे यहाँ से एक विशेष स्ट्रेटजी बनाई गई है कि बाज़ारों में भी हम पीआरडी के जवान तैनात कर रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को बताएं। अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उन्हें उसके बारे में जागरूक करें। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो देहरादून में हमने देखा है कि विशेष रूप से जो जागरूकता है, अगर वो अच्छे से की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है आइवरमेक्टिन, अगर उसका यूज़ किया जाए तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से केसेस काफ़ी कम होते हैं। यही स्ट्रेटजी हमने यहाँ देहरादून में अपनाई है और बड़े लेवल पे पूरा त्यूनी चक्राता से लेकर के ऋषिकेश तक हमारा नगर निगम का जो एरिया देहरादून का है उसमें काफ़ी बृहद स्तर पे हमने जो है जागरूकता अभियान चलाया है। और जैसे मास्क नहीं तो सीट नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं की भी चीज़ें। और अभी त्यौहार का सीजन है तो इसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ मिठाई जो स्वीट्स हैं वो लोग एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तो उनके पैकेट्स पर भी हमने कोविड के मैसेजेस जो है वो लिखवाए हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता हो। बार बार उनको ये याद दिलाया जाता है। और अभी हमारे पास केसेस जरूर कम है, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सावधानी बहुत जरूरी है। और देहरादून के समस्त निवासियों से मेरा अनुरोध है कि केसेस कम देख करके असावधानी न बरतें, क्योंकि सावधानी जब तक दवाई नहीं है, यही एक उपाय है जिससे हम कोविड को नियंत्रण में कर सकते हैं। जो भी केसेस कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, ठीक होने वाले लोगों की तादाद अच्छी है, तो कहीं लोगों में लापरवाही भी आप देखते हैं, क्योंकि बाजार में देखते हैं कि लोग मास्क को नीचे लटकाए रखते हैं, सामने डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। तो क्या अभी जो केसेस हैं ये शायद लापरवाही से भी अभी थोड़े से आ रहे हैं? अगर वो लापरवाही ना हो तो और नियंत्रण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई हथियार है कोरोना से लड़ने का, तो वो यही सावधानी है और एहतियात है, जिस पे हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार अपने हाथ को साबुन से धुलें। इससे आप अपने को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने साथी को, अपने क्लोज लोगों को भी सुरक्षित करते हैं। तो ये जरूर है कि केसेस हमारे थोड़े कम आए हैं, लेकिन इस केसेस को कम आने से किसी भी बात से निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और सावधानी रखनी है। और हमें टारगेट ये करना है सभी दून वासियों को मिलकर के कि अगर आज की डेट में 60-70 केसेस आते हैं तो इससे भी और हम नीचे इसको लेकर के जाएं। और जितने हॉस्पिटल्स हमारे पीएससी, सीएससी, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर, सभी जगह पर ओपीडी इस समय चल रही है और हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जाएं। लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा आवश्यक, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार इसको निर्देश में कहते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कहीं से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज 70 केस है, इसका मतलब कि कोरोना वापस जा रहा है। सावधानी ही बचाव है और बहुत ज़रूरी है। त्योहारी सीजन है, इसमें बेहद अहम है। सावधानी बरतें तो और ज़्यादा इस पर नियंत्रण होगा और एक तरीके से हम कोरोना को हराने में एकदम सफल हो सकते हैं। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम, तन्हा न्यूज़ इंडिया, देहरादून। हमसे बात करने की नैनीताल से खबर है, जहां भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर में केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाकर संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया।
साथ ही सांसद अजय भट्ट ने जनसंघ से लेकर भाजपा का गठन होने के बाद से अब तक के सफर में हुए संघर्ष का विस्तार से उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाना और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका आज तक विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके ही समाज के बीच भेजती है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। प्रशिक्षण कार्यकर्ता को तपाकर समाज की सेवा के लिए बाहर भेजते हैं और पार्टी प्रशिक्षित कराकर ही समाज के बीच में कार्यकर्ताओं को भेजती है। हम प्रशिक्षित करके अपने कार्यकर्ता को आदर्श कार्यकर्ता बनाकर भेजते हैं और वो आदर्श काम समाज में करता है। इसलिए आज हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व की नंबर 1 की पार्टी आगे हैं। ऐसी व्यवस्था कहीं भी विश्व में नहीं है। देश की और दुनिया की सारी पार्टियां एक नहीं कई बार विभाजित हो चुकी हैं। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके समाज को समर्पित पार्टी करती है, जिसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया है। सुबह से ही विधायक के आवास पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है और इस कड़ी में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने विधायक को उनके आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। क्षेत्र के लोगों ने भी विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं न्यूज 1 इंडिया के डायरेक्टर शैलेंद्र शर्मा ने भी विधायक धीरेन्द्र सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही न्यूज 1 इंडिया भी एमएलए धीरेन्द्र सिंह के जन्मदिन की शुभकामनाएं उनको देता है। नमस्कार। उम्मीद है कि अगला वर्ष जो आपका जो जन्मदिन है वो मान्य विधायक तो ग्रेटर नोएडा के जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह, जिनका आज जन्मदिन है, बड़ी ही सादगी के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। सुबह से ही विधायक के आवास पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है और साथ ही राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारी भी विधायक जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। तो क्षेत्र के लोगों ने भी विधायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं न्यूज 1 इंडिया के डायरेक्टर शैलेंद्र शर्मा ने भी विधायक धीरेन्द्र सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही न्यूज 1 इंडिया भी एमएलए धीरेन्द्र सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। उम्मीद है कि अगला वर्ष जो आपका जो जन्मदिन है वो मान्य विधायक, जिनको हम विकास पुरुष, जिन्होंने दो इतनी बड़ी सौगात पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले को दी है, जिसमें देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं हृदय की गहराइयों से सभी का आभारी हूँ